हेलो मेरे प्यारे टेंथीज, क्या हाल है आप सभी के। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, मजे में होगे और प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स एग्जामिनेशन। आज के सारे क्वेश्चंस मैंने टारगेट किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड्स का बड़ा पंगा रहता है मैथ्स वालों के साथ, वर्ड्स के अंदर घूम जाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे इक्वेशन बनेगी। और अगर इक्वेशन नहीं बनी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। अगर क्वेश्चन बना हुआ मिल जाए तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, बट इक्वेशन बनाना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 बहुत फेमस मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, जो सीबीएसई में बहुत रिपीटेडली बहुत सारे पेपर्स में देखी गई हैं। सिर्फ वैल्यूज का थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सिर्फ 4 क्वेश्चन है, ये 4 तो आपको कम से कम करके ही जाने चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले। विदाउट फर्दर डिले चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। पहला क्वेश्चन हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। ज्यादातर बच्चों को आसान लगता है, लेकिन फिर भी एक चीज आपको आज समझाऊंगी, उस चीज को ध्यान से समझना, उसको फॉलो करना है एग्जाम में। और आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम चाहे क्वाड्रेटिक्स में बने, चाहे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में आए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक रोहन है और एक उसकी मदर, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। और दोनों की एज के बीच में एक कनेक्शन बताया गया है, एक रिलेशन बताया गया है कि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर हैं, यानी 26 ईयर्स ज्यादा एज है उनकी, है ना। तो यहाँ पर रोहन की मदर की एज को रोहन की एज की फॉर्म में बताया गया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मदर की एज डिपेंडेंट है किस पर, रोहन की एज पर। ऐसे क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम में स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ बेटा, वर्ड प्रॉब्लम के कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रफ कॉलम बनाना। रफ कॉलम में जो चीज मैं आप बता रही हूँ वो चीज करना, और उसके बाद ही फेयर करना शुरू करना। ध्यान से देखो कौन कौन है। रोहन है, ठीक है, रोहन है, और कौन है, उसकी मदर है, दो लोग हैं, रोहन और उसकी मदर है। कह रहे रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं। तो अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी। उसकी मदर की प्रेजेंट एज होगी x प्लस 26। ये हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी हम कहाँ चले गए, हम फ्यूचर में चले गए। हम फ्यूचर में चले गए, कितने फ्यूचर में चले गए, 3 साल फ्यूचर में चले गए। इस चीज का ध्यान रखना। तो अभी आगे कुछ भी पढ़ने से पहले इसको डिकोड करें। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्यूचर में चले गए, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, x+3 होगी। और रोहन की मदर की एज क्या होगी, x+26 + 3 होगी। दैट मीन्स ये बन जाएगी x+29। अब देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन गिवन है, आगे का आप पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री। क्या होगा 360, सॉरी डिग्री नहीं है यार, 360 के नाम पे डिग्री दिमाग में आता है सबसे पहले, डिग्री नहीं है, 360 है। तो 3 साल बाद ये वाली एज और ये वाली एज का प्रोडक्ट, यानी रोहन की एज और उसकी माता जी की एज का प्रोडक्ट आएगा 360। आप देखिए आपके पास एक आउटले आ गया, जिससे आपको क्वाड्रेटिक अब मिल जाएगी सॉल्व करके। समझ में आई बात। तो ये सारा काम आपका रफ में चलता है बेसिकली। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रफ में इतना कर लें। लेकिन हमें तो बोर्ड में पेपर देना है ना बेटा, हमें तो बोर्ड में लिखना है। तो बोर्ड में तो स्टेप बाय स्टेप लिखने के मार्क्स होते हैं, स्टेटमेंट्स के मार्क्स होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स के बिना हम नहीं कर सकते। तो बोर्ड में आप लिखेंगे कैसे, ये सब कुछ आपका रफ वर्क है, ये आपका रफ चल रहा है, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। दिस इज हाउ यू थिंक, हाउ यू डिकोड अ वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो रोहन की एज को लेट कर रही थी, तो आई विल राइट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। ईयर्स जरूर लिखिएगा, x क्या है, दिन है, घंटे हैं, मिनट है, क्या है, ईयर्स है, जरूर लिखना है ये, ठीक है ना। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ
प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर विल बी x प्लस 26 ईयर्स। अब देखिए 3 years later, 3 years later, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो गलती होती है वो गलती देखिए ध्यान से, बहुत बच्चे बिना सोचे समझे पता नहीं या क्या सोच समझ के ऐसा लिख देते हैं, या तो x प्लस 3 की वैल्यू 360 है या x प्लस 29 की वैल्यू 360 है। ये नहीं लिख सकते, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। आप ये कह रहे कि 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 360 है तो या तो पहला नंबर 360 है या दूसरा नंबर 360 है, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है, ऐसा मत कर देना। वी कैन राइट इट लाइक दिस ओनली व्हेन वी हैव जीरो इन द राइट हैंड साइड। यानी हम क्या कह रहे हैं कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होगा अगर, यानी या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 होगा। तो अगर यहाँ पे 0 होता तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 0 नहीं है तो ऐसा नहीं कर देना, ये नहीं होगा। ये कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, हड़बड़ाहट में कर देते हैं, पता सब कुछ होता है लेकिन पेपर के टाइम पर पैनिक कर जाते हैं और ये गलती कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद होगी आप लोगों को, नहीं याद तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बायनोमियल है, दूसरा भी बायनोमियल है, तो पहले x के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा x प्लस 29, फिर ये प्लस 3 है तो प्लस 3 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, 30 इंटू 3 90 होता है, 33 जार 90, उसमें से माइनस कर दीजिए कितना, 3 माइनस कर दिया तो 87 इज इक्वल्स टू 360। जब आप 360 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x, 87 माइनस 360 आएगा तो 87 माइनस 360 जब आप करेंगे तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा माइनस, सॉरी ये मैंने इरेज कर दिया गलती से, ये आ जाएगा -273 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हो, दोनों ठीक है वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। बट आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे तभी जाना है जब आपको एक बारी में देखते ही पता चल जाए क्या फैक्टर्स यहाँ पे बनने वाले हैं। अगर आपको एक बारी में फैक्टर्स नहीं दिखाई दे रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक और सजेशन दूंगी, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाते हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, बी स्क्वायर भी 32 का स्क्वायर होगा, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है आपको साथ साथ। तो एक बार ये देख लेते हैं, अगर मेरे पास 27 है, 273 है, सॉरी 27 नहीं है, तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स बनाऊं तो ये आ जाएगा 3 9 जार 27, 3 1 जार एंड देन 13 7 जार 91। तो बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो मेरे पास मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है यहाँ पर आराम से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हुए मैंने 13 इंटू 3 का पेयर बना लिया, दैट इज 39x माइनस 7x इज 32, और मेरे पास ये क्या है -273 इज इक्वल्स टू 0, -273 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में से x कॉमन लिया, x प्लस 39 बचा, से थर्ड एंड फोर्थ में से -7 कॉमन लिया, x प्लस 39 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि मैंने रफ वर्क कर दिया था यहाँ पर, तो इसके बाद मैं आ रही हूँ इधर कैलकुलेशन के लिए, ये रफ वर्क को हटा रही हूँ यहाँ से ताकि एक ही पेज पे आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाई दे। ये हो गया x प्लस 39 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी या तो पहला ब्रैकेट 0 है या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 है। पहला ब्रैकेट 0 यानी x की वैल्यू 39 आ गई नेगेटिव में, और दूसरा ब्रैकेट मतलब x की वैल्यू 7 आ गई पॉजिटिव में। अब एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना
इसके बाद एक लाइन लिख के इसको वाइंड अप जरूर करना है। क्या कह रहा था आपको? वी वुड लाइक टू फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ दी रोहन। तो रोहन की प्रेजेंट एज को, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट में लिखना है बच्चों। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर या फिर सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 years। और अगर उनकी माताजी की पूछी जाती तो आपको वो भी बतानी थी। और ये ध्यान रखिएगा बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी तो पर स्टेटमेंट आधा नंबर कट जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हाफ एंड हाफ। आप पूरा क्वेश्चन सही करेंगे, सही आंसर निकालेंगे, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नोट कीजिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन जो है स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेशन का है। इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट ध्यान से देखेंगे तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्पीड डिस्टेंस टाइम लिख लेते हैं रफ में अपने पास। तो डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर्स। इस डिस्टेंस पे ट्रेन ट्रैवल कर रही है। कांस्टेंट स्पीड कर रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो उसको अभी के लिए हम x मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, यानी स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं तो वो उतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस। तो पहले का टाइम अगर t था तो अभी का टाइम क्या हो गया? अभी का टाइम हो गया t+3। लेकिन पहले का टाइम t और x, हम दो वेरिएबल साथ में नहीं ले सकते, तो यहाँ पे जरा टाइम का फॉर्मूला यूज कर कर हम टाइम की वैल्यू निकालते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम यहाँ पर है 480 अपॉन x, और न्यू आपके पास जो केस है उसके अकॉर्डिंग टाइम हमारा क्या लग रहा है? पुराने टाइम से 3 आवर ज्यादा। अब यहाँ पे ये मेरा रफ वर्क हुआ है, इस रफ वर्क को यूज करेंगे हम फेयर करते हुए। तो फेयर लिखने के लिए आपको स्टेटमेंट्स भी लिखनी है, तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? एक्स एज्यूम कर रहे हैं स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड को। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर्स, विच इज फिक्स फॉर बोथ द केसेस। सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? देयरफॉर टाइम टेकन विल बी स्पीड, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने आवर्स। इसको मैंने मार्क कर दिया 1। ठीक है, नाउ इन सेकेंड केस क्या है? जब हमारी स्पीड क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड, जब स्पीड डिक्रीज कर दी गई है तो क्या होता है सेकेंड केस में? तो हमारी न्यू स्पीड क्या बन जाती है? न्यू स्पीड बन जाती है पुरानी स्पीड से कितनी डिक्रीज की? हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो -8। ये मेरी स्पीड बन गई है किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अभी भी सेम है, तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे? 480 किलोमीटर्स। और टाइम इस बारी कितना लगेगा? इस बारी टाइम टेकन हमारे पास होगा डिस्टेंस दैट इज 480 अपॉन स्पीड दैट इज x। इससे क्या? इससे 3 घंटे ज्यादा। तो ये डिस्टेंस तो आया मेरे पास एज पर दी कंडीशन, बट देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दी टाइम टेकन। तो हम यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं। ऑल्सो टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन विल बी, क्या होता है? टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 480 अपॉन स्पीड कितनी है? x -8। ये भी टाइम टेकन है
और ये भी टाइम टेकन है, और दोनों सेम केस के लिए टाइम टेकन बाय दी ट्रेन है, बट हमने निकाले दो अलग तरीके से हैं। एक केस में हम निकाल रहे हैं एज पर दी सिचुएशन गिवन, और दूसरे में हम निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, लेकिन केस तो सेम है ना। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैंने इसको 2 मार्क कर दिया और इसको 3 मार्क कर दिया, तो बाय 2 and 3 मुझे क्या मिलेगा, 480 अपॉन x प्लस 3 इज सेम एज 480 अपॉन x माइनस 8। ये मुझे इक्वेशन मिल गई। अब मुझे यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाना है। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये हमने समझने के लिए किया था। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैं फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में एलसीएम ले रही हूँ, थर्ड को नहीं छेड़ रही हूँ। तो मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, न्यूमरेटर बन जाएगा। अगर मैं 480 ऑलरेडी कॉमन ले लूँ तो नया न्यूमरेटर बन जाएगा x माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे मिला 480, x माइनस एक्स कैंसिल हो गए, इंटू माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी मुझे क्या मिला यहाँ पर, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 480 इंटू माइनस 8 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। मैंने एलसीएम ले लिया। अब मेरे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 8 8 जार 64, 8 4 जार 32 प्लस 6 इज 38, 3840 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। जब तक हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन नहीं बन जाती तब तक हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। इसके बाद आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या स्प्लिटिंग करें, या आपकी मर्जी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बची हैं सिर्फ कैलकुलेशंस, तो मेरे पास ये आ रहा है माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 8 प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर इज 8 स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज माइनस 1280 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1। सो दैट इज 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64, नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो गए, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जार 32, 4 2 जार 8 and 3 11, 4 and 1 5, 5120 upon 2. So that is 8 plus minus square root of 6 plus 2 it is 8। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आता है 8 प्लस माइनस 72 का स्क्वायर होता है ये अपॉन 2। तो एक आ गया 8 प्लस 72 अपॉन 2 और दूसरा आ गया 8 माइनस 72 अपॉन 2। ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 72। एक बारी चेक कर लेते हैं फटाफट से, 72 का ही स्क्वायर होता है, ये 72 का ही स्क्वायर होता है, दैट इज फाइन। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, 8 प्लस 72, 8 प्लस 72 अपॉन 2 दैट मीन्स 80 अपॉन 2 दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये आ गई हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन is 40 किलोमीटर्स पर आवर। दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनदर क्वेश्चन, ये प्रोडक्शन वाला बेस्ड क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन जहाँ पे बनता है हमारा। तो यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं बनेगा, बट हाँ
आपको सॉल्व करने के लिए कॉस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, सर्टेन नंबर है ना, सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। ठीक है, जो चीज अनसर्टेन है ना, जो चीज हमें नहीं पता, जो चीज कंफर्म नहीं है, जिसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताई, उसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। पहली बात तो ये हमने एज्यूम करी है, ठीक है ना, एक्स आर्टिकल पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो होगा नंबर ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन, तो 3 मोर देन, 3 मोर यानी 3 से पहले प्लस लगाना है, 3 लेस यानी 3 से पहले माइनस लगाना है, पहले, बाद में नहीं, पहले, ये गलती होती है। 3 मोर देन बोला है तो 3 से पहले प्लस, 3 लेस देन बोला है तो 3 से पहले माइनस, 3 के बाद माइनस नहीं, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ये हो गई है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट पर आर्टिकल। अगर ये कॉस्ट पर आर्टिकल है तो आगे वो क्या कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट इज काउंटेड एज ₹90। तो नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। और ये कितनी गिवन है, ₹90। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। बट ये सब मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, ये ऐसे मैं क्वेश्चन को डिकोड कर रही हूँ, लिखना है लेकिन एग्जाम में प्रॉपर। तो लिखने के लिए आते हैं, स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, therefore cost of each article is ₹3 more than twice of x. Therefore, according to question, total cost is ₹90, which implies number of article produced into cost of each article is equals to 90। अब इक्वेशन बन गई तो रुपीस का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 90 एंड 2 180 चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए -180, तो ये हो गया 15x माइनस 12x, 3x होता है, एंड 15 इंटू 12 180 होता है। सो दिस इम्प्लाइज टेकिंग x कॉमन, मेरे पास बचा 2x प्लस 15, माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, तो बचा मेरे पास 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सब हटा देते हैं, ये रफ वर्क था, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मुझे मिला x कॉमन लिया, सॉरी पूरा बड़ा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 15 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यानी या तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसकी वैल्यू 0 है, या मेरा सेकंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -15/2, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 6। अब देखो ये मेरा कॉस्ट फंक्शन था जिससे मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल प्रोड्यूस्ड 0 हो सकते हैं, लेकिन ना ही तो फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, ना ही नेगेटिव हो सकते हैं, इट हैज टू बी अ होल नंबर।
तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन कोई आर्टिकल प्रोड्यूस ना करो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करो, ठीक है, या मैन्युफैक्चर करो। सो दिस इज माय आंसर। बट ऐसे नहीं छोड़ना, वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको आंसर स्टेटमेंट लिखनी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑल्सो। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या हो जाएंगे, सो number of article produced is 6 and cost of each article is, ये भी अभी हमने लिखा था क्या है, 3 मोर देन डबल, तो 6 2 जार 12, 12 प्लस 3 15 रुपीज लिखना ना भूलना, ठीक है। सो रुपीज 15। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम क्वाड्रेटिक। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, बट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर आपको पोर्शन का कॉन्सेप्ट समझना है। एक सिंपल सी चीज समझिए कि अगर मैं एक काम कंप्लीट करने पे 100% कंप्लीट, यानी 100, ऐसा मान लो कि मेरे को 100 क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। अगर मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 डेज ले रही हूँ, तो मैं हर दिन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी, कंडीशन अप्लाइड के मेरा हर दिन काम करने का जो तरीका है, काम मैं इक्वल कर रही हूँ एवरी डे। तो अगर मेरे को टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं 10 डेज में, तो मैं हर दिन 10 क्वेश्चन करूंगी, यानी मेरे को हर दिन 10% करना पड़ेगा काम, तभी मेरा काम कंप्लीट होगा। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी मुझे हर दिन इतना पोर्शन करना पड़ेगा। अगर आपको पोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं एक दिन में कितना पोर्शन कर रही हूँ, 1/10 पोर्शन कर रही हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देयर आर 2 टैप्स which can together fill a tank in 9 3/8 hours। एक टैंक है जिसमें दो दो टैप है हमारे पास, दोनों मिलके इस टैंक को फिल कर रहे हैं मिलकर 9 3/8 आवर्स में। और अकेले अकेले अगर मैं फिल करने की कोशिश करूं, तो द टैंक विद द लार्जर हेड, लार्जर जो जिसका डायामीटर है, वो 10 आवर्स कम ले रहा है देन दी टैप विद द स्मॉलर डायामीटर। तो सपोज स्मॉलर डायामीटर x आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये x -10 आवर्स में कंप्लीट करेगा, टैंक को फिल करेगा अकेले अकेले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने x किसको एज्यूम किया, टाइम टेकन बाय द टैप विद द स्मॉलर डायामीटर। सो लेट अस राइट, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x आवर्स। तो यहां से मुझे क्या मिलता है, टाइम टेकन बाय बिगर टैप विल बी x -10 hours, and together they are taking how much time, together they take 9 3/8 hours, which is 75/8 hours, ठीक है। इतना टाइम ले रहे हैं वो। अब मैं बात कर रही हूं पोर्शन फिल्ड, पोर्शन फिल्ड इन 1 hour, ठीक है, बाय स्मॉलर टैंक, बाय स्मॉलर टैंक नहीं, बाय स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप देखो, अगर वो x आवर्स में पूरा काम खत्म कर रहा है, तो 1 आवर में कितना काम करेगा, 1/x पोर्शन, ठीक है। तो स्मॉलर टैप इज टेकिंग 1/x पोर्शन, इतना फिल कर रहा है। सिमिलरली बाय बिगर टैप कितना होगा, बिगर टैप जो है वो x -10 आवर्स में फिल कर रहा है,
तो अकेले वो कितना करेगा, x माइनस 10 को डिनोमिनेटर में ले आए इतना पोर्शन, and together they will take how much time? They will fill, sorry, how much portion? They will fill 1/75 by 8th portion, right? अब टुगेदर का मतलब है साथ में, साथ का मतलब है प्लस, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि अगर अकेला मैंने स्मॉल वाले टैप को खोला तो उसने 1/x पोर्शन करा, अकेला अगर मैंने बड़े वाले टैप को खोला तो उसने इतना पोर्शन फिल किया, दोनों को इकट्ठे खोल दिया तो दोनों ने मिलके इतना पोर्शन फिल किया। कितनी देर में? 1 घंटे में। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कैसे आया? ठीक है, यहां से मुझे मिल रहा है मेरा एक ऐसा सिचुएशन विच इज गोइंग टू गिव मी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? टेक द एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 10, न्यूमरेटर में आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 8/75। दैट मीन्स 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सब कुछ एक तरफ ले आइए, दैट इज 8x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 230x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। 2 कैन बी टेकन कॉमन, 4x स्क्वायर प्लस 115x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन अप्लाई नाउ, सो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, आपकी चॉइस है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 115, एक मिनट, माइनस, ये माइनस यहाँ पर माइनस आएगा बेटे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 230 है तो ये माइनस है, तो माइनस बी विल बी प्लस 115 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 115 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 12 इज 132 एंड 25 माइनस 4 a is again 4 and c is minus 375 upon twice of a, that is 2 into 4। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, मैं कहीं कहीं ट्रिक्स यूज कर रही हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया 13225 माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा, ओके, दैट विल बिकम प्लस, माइनस और माइनस ये बन जाएगा माइनस 6000 अपॉन 8, दैट इज 115 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7225 अपॉन 8। 7225 किसका स्क्वायर होता है, 85 का होता है, तो ये 85 अपॉन 8, ये हो गया इधर 115 प्लस 85 अपॉन 8 और ये हो गया 115 माइनस 85 अपॉन 8, प्लस वाले को करोगे तो ये हो गया 200 अपॉन 8 आवर्स और ये हो जाएगा माइनस करके 30 अपॉन 8 आवर्स। तो ऑब्वियसली जिस टैप का डायामीटर बड़ा है वो कम टाइम लेगा, दिस इज फॉर द बिगर वन, और जिसका छोटा है वो ज़्यादा टाइम लेगा, जिसका डायमीटर स्मॉल है वो ज़्यादा टाइम लेगा, दिस इज फॉर द स्मॉलर वन। आंसर स्टेटमेंट आप लोग अपने आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए,
with this I am going to the end of this video with a simple note for you. इतना तो जरूर करके जाना है एग्जाम में, इससे कम में जाना नहीं है, ठीक है? इतने क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।